1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो जुलाई में इसका राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, उसका उस समय तत्कालीन मकसद ये था कि राजाओं, रियासतों और कारपोरेट्स के चंगुल से बैंकों को निकाल के जो देश की बचत का पैसा है उसको देश के विकास में लगाया जाए। पहले खाली यही कारपोरेट्स ही फ़ायदा उठा रहे थे, कुछ घराने फ़ायदा उठा रहे थे बैंकिंग व्यवस्था का। बाकी देश की जनता साहूकारों के चंगुल में और सूदखोरों के चंगुल में फंसी हुई थी। इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। ये उन परिस्थितियों में एक आसान निर्णय नहीं था कि राजाओं, रियासतों और सबको नाराज करके, कारपोरेट्स घरानों को नाराज करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने इतना साहसिक निर्णय लिया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उससे फायदा क्या हुआ? बैंकों का विस्तार हुआ, दूर दराज गांव के क्षेत्रों में पूरे भारतवर्ष में बैंक गए, किसानों के लिए योजनाएं बनाई गई, उनको धन मुहैया कराया गया। कृषि उत्पादन में जो हम विदेशों से खाने के लिए अनाज आयात करते थे, उसमें देश आत्मनिर्भर बना। दुग्ध उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। सरसों का तेल वो बाहर से मंगाना पड़ता था। खाद्य तेलों की आत्मनिर्भरता देश के ऊपर हुई। हमने जो बैंकों ने पैसा दिया उसे किसान का कोई भी क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का कोई भी क्षेत्र हो, कुटीर उद्योग हो, स्वरोजगार योजना हो, यहाँ तक कि समाज के अत्यंत दबे पिछड़े कुचले इन लोगों के लिए भी बैंकों ने योजनाएं बनाई। और इससे न सिर्फ छोटे कुटीर उद्योग बनते, देश का विकास हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आप जितना भी देश में विकास देख रहे हैं, इसमें परोक्ष या अपरोक्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों का ही योगदान है। और यदि आज भारत विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा हो रहा है तो इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है। वर्तमान सरकार की बैंकिंग सिस्टम से जो व्यवहार है, इस पर आपका क्या विचार है? चाहे वो वर्तमान सरकार हो या इसकी पूर्ववर्ती सरकारें हों, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के दबाव में लगातार बैंकिंग सुधार के नाम पर जो खेल श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था, वही नीतियां चलती चली आ रही हैं। सरकार के बदलने से नीतियों पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का ये उद्देश्य था कि भारत के ये राष्ट्रीयकृत बैंक बर्बाद हों, इनका निजीकरण हो, ताकि उनको यहाँ खेलने का मौका मिल सके, उनके बैंक यहाँ पैर पसार सकें और सारे प्रावधानों और जो सो कॉल्ड प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं, इनके लागू होने के बाद विदेशों के तो बैंक, बड़े बड़े बैंक फेल होते रहे। लेकिन ये सोचने का विषय है कि हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक भले ही कितने कंजर्वेटिव हों, भले ही कितने छोटे हों, लेकिन एक भी बैंक फेल नहीं हुआ। तो इसलिए बैंकिंग सुधार के नाम पर सब खेल किया गया। इसमें सरकारों के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, नीतियां वही मनमोहन सिंह के टाइम की ही चल रही हैं। बैंकिंग मर्जर से कोई लाभ हुआ अब तक? नहीं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मर्जर का उद्देश्य लाभ के लिए नहीं था। मर्जर का उद्देश्य एक खास एजेंडे के लिए था और एजेंडा यही था कि भारत के विभिन्न बैंकों को बड़े बैंकों में बदला जाए, विभिन्न कार्य संस्कृतियों के बैंकों को आपस में एक किया जाए ताकि उनकी कैपिटल बढ़ सके, फिर एक ही बैंक से एक बड़े बड़े कारपोरेटों को लोन दिलाया जा सके, रिकवरी ना होने के कारण जब बैंक बर्बाद हो तो फिर उनका निजीकरण किया जा सके। विलय का उद्देश्य कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान ही होना है। और जब हम संगठन इस बात को बार बार कहते रहे कि विलय से कोई फायदा नहीं होना है, तब ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो ट्रेड यूनियन के लोग हैं और इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जबकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बैंकिंग ट्रेड यूनियन के लोगों ने जो कहा वही सच साबित हुआ। बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने इसमें क्या क्या, आप उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इसका क्या कहना है? देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने बहुत चुनौतियां हैं और
बैंक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हर तरीके से उसको हर तरफ से घेरा जाता है। चाहे वो सरकारी नीतियां हो, चाहे वो समाज का योगदान हो, हर तरफ से। यहाँ तक कि बुरा नहीं माने प्रेस और मीडिया, इनका भी जो उद्देश्य रहा, इन्होंने कभी बैंक कर्मियों, अधिकारियों की दुर्दशा को यथास्थित चित्रण ही नहीं किया। इसलिए चुनौतियों की समस्या तो हमारे सामने बहुत है। बैंकों की सबसे बड़ी चुनौती कि जो हमसे कर्जा ले गए वापस नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 चुनौती, जिसको अपनी नेतागिरी चमकानी होती है, ग्राम प्रधान से लेके और सबसे ऊपर तक, वो बैंकों का ही इस्तेमाल करता है। जिसको कहीं कुछ नहीं सुनता, वो बैंक में आके अपनी नेतागिरी करता है। नंबर 3, जहाँ तक बैंकर्स की बात है, जब हमें प्रशासनिक सहयोग की ज़रूरत होती है तो हमारे साथ प्रताड़ना की जाती है। जो होता है वो बैंकर्स पे आरोप लगाने लगता है। तो चुनौतियाँ इस तरीके से हैं कि हम सरकार से लड़ें, हम व्यवस्था से लड़ें, हम समाज से लड़ें, और फिर भी हमारे साथ कोई ना आए। तो इसलिए बैंकर्स का जो है कष्ट कोई समझने वाला नहीं है, इसको सही ढंग से बताने की आवश्यकता है। जैसे कोरोना काल में जो बैंक के जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसका क्या व्यवस्था रहा, किस तरह से क्या भूमिका रही? ये तो आपने ऐसे दुखते नस पे हाथ रख दिया है कि कोरोना काल में हमने पढ़ा था या देखा था कि जब एक टीम होती है तो टीम का जो सेना नायक होता है वो सबसे आगे रहता है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि हमारा नायक सबसे पहले भाग के छिप जाता है और अपनी जान बचाता है। नीचे वाले मरते रहें तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहें। इसलिए बड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई बैंक अपने कर्मचारियों को, शाखाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए बिना हमसे कोरोना काल में काम कराते रहे। हमको बचाव के उपकरण नहीं दिए, हमें पर्याप्त संसाधन नहीं दिए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सारे तौर तरीके अपना लिए। हमारे तमाम साथी बीमार हो गए, उनको कोरोना जांच के लिए छुट्टी नहीं मिली। गर्भवती स्त्रियां और विकलांग साथियों को कह दिया गया कि नहीं, जो है हम गवर्नमेंट के आदेश को नहीं मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, हम पार्लियामेंट की नहीं सुनते हैं। तो इस समय तो कोरोना काल में बैंक प्रबंधन का जो तानाशाही रवैया सामने आया है, ये अत्यंत दुखद है। जो हमारे बैंक अधिकारी साथी, कर्मचारी साथी इसको उठा रहे हैं, ये तो वर्णन करने लायक है कि किस तरीके से हम लड़ रहे हैं। हम भी कोरोना वॉरियर हैं, हम भी योद्धा हैं कोरोना के, लेकिन हमारे लिए ना सरकार की तरफ से कोई सुविधा है, ना हमारे लिए बैंक की तरफ से कोई सुविधा है, और कुल मिला के हम अपने दुर्भाग्य को भोगने के लिए मजबूर हैं।